31 जुलाई को और फिर 1 अगस्त को भी भारत में हिंसा और सांप्रदायिक तनाव की खबरें सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर छाई रही। हरियाणा के नूह में फैली सांप्रदायिक हिंसा की आंच प्रदेश के 6 जिलों तक फैल चुकी है। कर्फ्यू लागू करना पड़ा है, इंटरनेट बंद करना पड़ा है। लेकिन जस हिंदी के दर्शकों के सामने आज हम सांप्रदायिक हिंसा किसने फैलाई, कौन इस साजिश के पीछे है, नफरत फैलाकर किसका फायदा होने वाला है, इन सारे सवालों को नहीं उठाने जा रहे। हम स्ट्रेट टॉक में सवाल उठाएंगे भारत माता के माटी के लाल, हमारे किसानों के हाल पर। कुछ दिन पहले एक सब्जी विक्रेता का वीडियो सोशल प्लेटफॉर्म्स पर काफी वायरल हुआ था। 3 तस्वीरें अलग अलग हम स्ट्रेट टॉक के दर्शकों के सामने रखना चाहते हैं। जो पहली तस्वीर है ये इसी दिल्ली के सब्जी विक्रेता की है, जिसके पास पैसे नहीं थे कि वो अपनी सब्जी की रेहड़ी पर सब्जियां रख पाए। फिर वीडियो आ जाता है सामने हिमाचल प्रदेश से, जहां पर सेब को बहते नाले में फेंका जा रहा था। कहा जा रहा था, आरोप लगाया जा रहा था कि हिमाचल की जो कांग्रेस सरकार है, इसकी नाकामियों की वजह से सेब के बागवानों को फसल बहानी पड़ी है। और तीसरी तस्वीर फिर आ जाती है मंगलवार के सुबह राहुल गांधी की। वो पहुंच जाते हैं आजाद मंडी और वहां सब्जी विक्रेताओं का हाल जानते हैं। तो ये 3 अलग अलग तस्वीरें हैं भारत में किसानों और उसकी फसल के हाल को बयां करती हुई। ये तीनों तस्वीरें हैं। ये साथ ही भारत में महंगाई की मार को भी दर्शा रही हैं। एक शख्स महंगाई की वजह से त्रस्त है क्योंकि उसकी सब्जियां जो है वो इतनी महंगी हैं कि वो अपने ग्राहकों के पास नहीं पहुंचा सकता। उसके पास 100 रुपए भी नहीं थे कि वो अपनी रेहड़ी पर सब्जी रख पाए। और दूसरी तस्वीर, किसानों को ये कहा गया कि ऐसी सुविधाएं नहीं मिली कि उनकी फसल जो है वो मंडी तक पहुंचाई जा सके, रास्ते नहीं शुरू हो सके हैं। इसी वजह से फसल जो है, सेब की जो फसल है उसे नाले में बहा दिया गया। और फिर राहुल गांधी की तस्वीर की, आखिर जो सब्जी विक्रेता हैं उन्हें महंगाई की मार से कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है, उनकी क्या तकलीफें हैं, ये समझते हुए राहुल गांधी मंगलवार की सुबह आज़ाद मंडी में नजर आते हैं। तो हमारा जो स्ट्रेट टॉक में आज का सवाल है वो इन्हीं 3 तस्वीरों से जुड़ा हुआ है। हम सवाल उठाना चाहते हैं कि भारत में महंगाई पर केंद्र से सवाल जनता क्यों नहीं पूछ रही है। अमीर गरीब में जो बढ़ती खाई है, इस पर केंद्र सरकार मौन क्यों है। 4000 किसान रोजाना खेती छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं, ये सवाल क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं। भारत में हिंसा हेडलाइंस बन रही है, हर रोज हेडलाइंस बन रही है, लेकिन गरीब की जो सुध है वो कोई नहीं ले रहा है। गरीब की सुध ऐसे में कौन लेगा, ये भी आज का एक प्रमुख प्रश्न स्ट्रेट टॉक के जरिए हम उठाना चाहते हैं। और हमारे साथ बेहद ही विशिष्ट पैनल जुड़ चुका है। आइए स्ट्रेट टॉक में अपने मेहमानों का स्वागत करते हैं, दर्शकों से उनका परिचय भी करवाते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं शान खान है, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है शान आपका स्ट्रेट टॉक में जी। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिमला से वरिष्ठ पत्रकार हैं अधीर रोहल सर। अधीर सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है स्ट्रेट टॉक में। और सबसे पहले तो मैं अधीर सर आपसे समझना चाहूंगी कि जब ये तस्वीरें आती हैं कि सेब के जो किसान हैं वो परेशान हैं, मंडी तक उनकी पहुंच नहीं हो पा रही, उन्हें जो अपनी उपज है, जो फसल है, उसे नाले में बहाना पड़ रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं। और ये वीडियो भी काफ़ी ट्रेंड कर रहा था कि देखिए प्रदेश की जो कांग्रेस सरकार है वो कितनी निकम्मी है कि किसानों को मदद नहीं पहुंचा पा रही है। अधीर सर, क्या कहेंगे इस वीडियो पर? धन्यवाद। सबसे बड़ी बात तो आप ये देखेंगे कि ये तस्वीरें पहली बार नहीं है। इस देश के किसानों की ये पीड़ा और उस पीड़ा से जुड़ी ये तस्वीरें हम बरसों से देख रहे हैं। कभी टमाटर फेंकना पड़ता है, कभी आलू फेंकना पड़ता है, कभी फल फेंकने पड़ते हैं, कभी मटर फेंकनी पड़ती है, और ये सारी समस्याएं हैं जी। लेकिन उन किसानों की तरफ ध्यान देने की कोशिश किसी ने नहीं की। जो बातें की जा रही हैं, जो वादे किए जा रहे हैं, वादा तो ये भी था कि 2022 तक इस देश के किसानों की आमदन दुगनी होगी, लेकिन वो आमदन गई कहां? तब तो किसानों को ये कहा गया कि ये आतंकवादी हैं, ठीक है ना। हमने तो वो भी सुना जो लोग ये कहते थे कि ये हम किसानों की आमदन 2022 तक 2 गुना कर देंगे। लेकिन वही जब सत्ता में आते हैं तो सत्ता में आने के बाद किसानों को जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो वो मांग कर रहे थे, और उनकी खेती को जो गिरवी रखने की कोशिश सत्ता ने की थी, उसके खिलाफ जब वो किसान सड़कों पे आए तो उन्हें आतंकवादी कहा गया। उन्हें क्या नहीं कहा गया। तो हम समझ सकते हैं कि इस देश में जो अन्नदाता है
उसके साथ किस तरह का बर्ताव हो रहा है। अब रही बात के जो मौजूदा तस्वीरें हैं या जो मौजूदा महंगाई है, जी। तो देखिए महंगाई से तो इस सरकार का कोई लेना देना नहीं है। आपने बात जिक्र किया कि सवाल क्यों ना हो सरकार से ये, तो देखिए आप सवाल करके देखिए, तो उनके जो प्रवक्ता होंगे आज से 30 साल पहले लेकर चले जाएंगे वो, कि आज से 30 साल पहले देश में ये होता था, आज से 15 साल पहले देश में ये था, आज से 10 साल पहले ये था। भाई आप तो 2014 में इस देश का निजाम बदलने आए थे, तो आपने 9 वर्षों में क्या किया? आपको ये नहीं, आपसे अब जब सवाल होता है तो आप कहते हैं कि 1980 में हुआ था, 1995 में ये हुआ, पिछली बातें लेकर बैठ जाएंगे, क्योंकि सत्ता के पास और जो उनके प्रवक्ता आते हैं बहुत ही भद्दे तरीके से बात करने वाले, जिन्हें तमीज नहीं है, लेकिन उन्हें यही शिक्षा दी जाती है। जिस पार्टी के नेता, मैं ये कहना चाहूंगा और मुझे ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, जिस पार्टी के नेता बहुत ही भद्दी भाषा का प्रयोग करते हैं और बहुत ही अभद्र इशारे करते हो, तो उस पार्टी के प्रवक्ता कैसी बात करेंगे इस देश के आम जनता के सरोकारों से जुड़े सवालों पर। रही बात किसान, तो किसानों के साथ हमने देखा कि चाहे मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, हर देश के हर हिस्से में किसानों को आत्महत्याएं करने पड़ती है। और जब सवाल पूछे जाते हैं तो सवाल के जवाब में वो आंकड़े कभी कहीं के दे देंगे, कभी कहीं के दे देंगे, क्योंकि आज की सत्ता के पास जवाब कोई नहीं बचा है। उनके पास सिर्फ जनता को गुमराह करना है। अब बात आती है जो मौजूदा, अगर हम देखें मौजूदा दौर में जो टमाटर के रेट बढ़े हैं, तो आप ये देखेंगे कि आज से 6 महीने पहले और हर साल किसानों को टमाटर फेंकने पड़ रहे थे 50 पैसे किलो। वो इसलिए कि किसान को उनका मिनिमम सपोर्ट प्राइस तक नहीं मिल रहा जो उस पर लागत आती है। टमाटर की फसल एक ऐसी फसल है जिसको लगाने से लेकर मंडी तक पहुंचाने के लिए हर कदम पे उसको बहुत ही ज्यादा उसको सेफ रखने की, उसको उपजाने की, उसकी उपज पर और उसको तैयार करने में बहुत। लेकिन सर रोक रही हूँ मैं, सोलन से कुछ ऐसी खबरें भी निकलकर सामने आ रही थी कि टमाटर के भाव इतने ज्यादा मिल रहे हैं कि किसान वहां पर काफी खुश है। तो ये इस खबर में कितनी सच्चाई देखते हैं आप हिमाचल के सोलन से? अधीर सर, देखिए अगर किसानों को अच्छे भाव मिल रहे हैं तो इस देश में किसी को पीड़ा नहीं होनी चाहिए। अगर किसानों को अच्छे भाव मिल रहे हैं तो वही किसान 8 रुपए किलो, 4 रुपए किलो, पिछले सीजन में उन्होंने टमाटर जो 25 किलो तक का रहता है पूरा क्रेट, वो क्रेट उन्होंने 600 और 700 रुपए किलो, 600 और 700 रुपए का वो क्रेट दिया है। यानी कि उन्हें सिर्फ 6-7 रुपए किलो, 8 रुपए किलो टमाटर के रेट मिले थे, जबकि जो टमाटर पे लागत है वो 20 से 25-30 रुपए प्रति किलो आती है। लेकिन अगर इस बार किसानों को अच्छा रेट मिला है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो अपनी उपज पे अगर कुछ पैसा कमा रहे हैं। पिछले साल जब हिमाचल में ही जो हमारी सोलन डिस्ट्रिक्ट है, जहां टमाटर की पूरी बेल्ट है, नॉर्थ इंडिया को पूरा कैटर करती है जी, तो वहां पर जब बीमारी लगी और जो पौधे और जो बीज दिया गया था किसानों ने, जिस पे वो पौधे लगाए थे, वो सारे सड़ गए। तो किसी सरकार ने सवाल नहीं किया, सरकार मदद को आगे नहीं आई, ना जनता ने सवाल पूछा। तब जनता को सस्ता टमाटर चाहिए था। लेकिन अगर किसानों ने इस बार, किसानों को दाम मिल रहे हैं तो वो वाजिब है, उनकी मेहनत है, उसका हिस्सा मिल रहा है उन्हें। जी एक छोटे से ब्रेक, जी आप बात पूरी कर ले, जी बात पूरी कर ले। इन सारी समस्याओं का एक ही समाधान है कि हमारी सरकार जो है, हमारी जो उपज का मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो कम से कम दे किसानों को, चाहे वो खेती से जुड़ी कोई भी फल सब्जी कुछ भी है। तो जब तक उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलेगा तब तक किसानों के साथ आत्महत्याएं और ये जो जिस तरह फल बहाने पड़ रहे हैं, सब्जियां फेंकनी पड़ती है, ये चीज और ये व्यथा देखने पड़ेगी। और जब किसान कम फसल लगाता है तो बिल्कुल वो परिस्थिति होती है जिस तरह इस बार हमें 150 रुपए किलो से 200 रुपए किलो तक टमाटर खरीदने पड़ रहे हैं, क्योंकि किसानों ने पिछले सीजन में जब उन्हें दाम नहीं मिले तो उन्होंने फसल कम लगाई थी, और जब फसल कम हुई तो मार्केट की इकोनॉमी का दस्तूर है कि जब फसल कम थी तो फसल कम होने की वजह से बाजार में टमाटर कम था, उसके रेट बढ़ गए।
मजबूर किसान भारत का और महंगाई बेलगाम, बीच में जनता, अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई, ये सब समझने की कोशिश कर रहे हैं स्ट्रेट टॉक के जरिए। सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है कि आखिर केंद्र सरकार अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई, महंगाई और फिर किसानों की हालत पे मौन क्यों है? जनता इतनी मुखर होकर सवाल क्यों नहीं पूछ रही है? चुनाव का वक्त है, अलग अलग मुद्दों पर जो है बातें की जा रही हैं, लेकिन महंगाई और अमीर गरीब और किसानों पर बातें कम ही हो रही है। हमारे साथ शान बने हुए हैं। शान, मैं समझना चाहूंगी कि पहले राहुल गांधी ट्वीट करते हैं उस लाचार सब्जी विक्रेता की, और उसके बाद एक दिन के बाद ही आज़ाद मंडी पहुंच जाते हैं। कहीं ना कहीं वो कोशिश कर रहे हैं कि इस मुद्दे को भी समझा जाए और कहीं ना कहीं चुनावी साल है तो इसे प्रमुखता से उठाया जाए। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता या फिर जो बड़े बड़े नेता हैं राहुल गांधी की इस कोशिश से थोड़े अलग थलग दिखते हैं, उतनी प्रमुखता या फिर मुखरता नहीं देखी जाती है। शान, देखिए नेहा जी, राहुल जी निरंतर गरीबों से, मजदूरों से, किसानों से, महिलाओं से, युवाओं से, छात्रों से मिल रहे हैं और पहले भी मिल रहे थे और आगे भी मिलते रहेंगे, क्योंकि वो इस देश के लोगों से मिलकर उनके मन की बात जानना चाहते हैं। वो मोदी जी की तरह अपने मन की बात लोगों पे नहीं थोपते हैं। रही बात, आपने किसानों का मुद्दा चुना है, बहुत अच्छा विषय है आपका। आज देश में देखा जा रहा है किस प्रकार से महंगाई बेलगाम हो चुकी है। सब्जियों के और फलों की जो कीमतें हैं वो आसमान छू रही हैं। आम आदमी की कमर टूट चुकी है, गरीब की रसोई दूभर हो चुकी है। उसके बावजूद भी किसानों को उनकी फसल का दाम नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने 2021 में जब 3 कृषि काले कानून वापस लिए थे, उस समय कहा था कि शायद मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई थी, किंतु आज तक 2023 का अगस्त महीना शुरू हो चुका है, अब तक किसानों को उनकी फसल का समर्थन मूल्य की जो गारंटी देने का कानून था वो नहीं बन पाया। अभी हाल ही में कुछ सप्ताह पहले हरियाणा में सूरजमुखी की फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य न मिलने के कारण किसान जब सड़क पर उतरे, उन्होंने प्रदर्शन किया, तो भाजपा की सरकार ने उन पर लाठियां भजवाई, उनके सर तोड़े और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। तो भाजपा की जो सरकार है, न वो किसानों की है, न आम आदमी की है, न गरीबों की है। सत्ता में बैठे लोग चंद उद्योगपति और पूंजीपतियों के नौकर बनकर काम कर रहे हैं, ना कि आम आदमी का सेवक बनकर काम कर रहे हैं। लेकिन शान, मेरा सवाल ये था, माफ कीजिएगा बीच में रोक रही हूँ, लेकिन मेरा सवाल तो ये था कि सिर्फ राहुल गांधी ही किसानों या फिर गरीबों की जो समस्याएं हैं उसे समझते हुए क्यों नजर आते हैं? कांग्रेस के जो बाकी कार्यकर्ता हैं या फिर जो बाकी नेता हैं, बड़े नेता हैं या फिर छोटे नेता, वो गरीबों के पास जाते हुए क्यों नहीं नजर आते? वो क्यों उनकी समस्याएं सुनते हुए नजर नहीं आते, या फिर उनके समर्थन में उनके साथ खड़े हुए कम ही नजर आते हैं? शान, नेहा जी, कम ज्यादा सब कर रहे हैं। यूथ कांग्रेस से लेकर महिला कांग्रेस हो या कांग्रेस के जितने भी विभाग है, जितने भी संगठन हैं, वो सब सड़क से लेकर सदन तक हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आप देखिए, हमारे तमाम प्रदर्शन होते रहते हैं, हम पर लाठियां भांजी जाती हैं, हमें उठाकर पुलिस थाने ले जाया जाता है, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, हमारे कार्यकर्ताओं पे गलत मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है। हो सकता है कि हमारा कोई नेता कम सक्रिय हो, कोई अधिक सक्रिय हो, वरना कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता निरंतर जनता की जो आवाज है, जो महंगाई की आवाज है, जो बेरोजगारी की आवाज है, किसानों की जो समस्या की आवाज है, उसको उठा रहा है। जी शान, यही सवाल मैं अधीर सर से भी समझना चाहूंगी। अधीर सर, मुझे याद है कि एक बार आपने कहा था कि राहुल गांधी को लेकर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में जो है एक ट्वीट तक नहीं किया जाता, जब हाईकोर्ट से, गुजरात हाईकोर्ट से जो झटका मिला था। अधीर सर, क्या कांग्रेस में अभी भी जो एकजुटता का अभाव दिखता है, खास करके ऐसे मुद्दे, गंभीर मुद्दे, अमीर गरीब का मुद्दा, किसान का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, मुखरता या फिर एकजुटता, दोनों की कमी नजर आती है कांग्रेस में? देखिए जी, पिछले 9 साल में जब कांग्रेस के लिए मुश्किल वक्त आया, और खास तौर पर राहुल गांधी के लिए, जो सत्ता में बैठी पार्टी है इस समय, कि उनकी छवि को धूमिल करने की पूरी कोशिश की गई, करोड़ों रुपए खर्च करके भी, तो बाकी लोग जो थे वो बिल्कुल खामोश थे, जिन्हें आगे आना चाहिए। अभी हालिया दिनों की बात करें, मैं हिमाचल की बात करता हूं या आसपास के राज्यों की, यहाँ पर तो जब गुजरात का मसला आया, गुजरात की अदालतों से लगातार फैसले आए, तो छोटी छोटी बातों पे यहाँ ट्वीट करने वाले, अपनी फोटो शेयर करने वाले, या उनके ट्विटर हैंडल या अपने फेसबुक पेज पे आने वाली तस्वीरें, छोटे छोटे कार्यक्रमों में वो तस्वीरें देने वाले कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भी वहां पर उस समय, जिस समय पर, सही समय पर जुबान खोलनी चाहिए थी, नहीं खोलते हैं।
तो कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि कांग्रेस में राहुल गांधी ने पिछले लगभग 1.25 साल से वो जान फूंक दी है कि कांग्रेस जहां पर थी उसका ग्राफ और जितने सर्वे सामने आए हैं, राहुल गांधी ने बहुत मेहनत की है। और जो सत्ता को एक चुनौती जिस तरह से राहुल गांधी ने दी है और सत्ता से जो सवाल पूछे हैं, तमाम विपक्षी दलों में सिर्फ राहुल गांधी इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सत्ता से बार बार सवाल पूछे हैं और दूसरी तरफ वो जनता के बीच जाकर जनता के सरोकारों को उठा रहे हैं। तो कांग्रेस के बाकी नेताओं को भी उतनी ही सक्रियता से, चाहे वो प्रदेश स्तर पर है, ब्लॉक स्तर पर है, जिला स्तर पर है, तो उन्हें ताकि आगे से आगे वो मैसेज जो है वो कन्वे होता जाए। आज भी हम देख रहे हैं कि आज ही की बात है कि राहुल गांधी आज सुबह आजादपुर मंडी गए, लेकिन हिमाचल के मुख्यमंत्री के फेसबुक पेज से और बाकी मंत्रियों के फेसबुक पेज से कहीं भी कोई इस बारे में कुछ नहीं कहा गया। लेकिन जो दूसरी तरफ कार्यकर्ता है उन्होंने जरूर वो वीडियो शेयर किए। तो ये सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस समय अगर एक नैरेटिव देना है, और जिस नैरेटिव को शब्द कहते हैं मैं उसे माहौल बंदी कहूंगा, कि माहौल बंदी के लिए कांग्रेस के बाकी लोगों को राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा, क्योंकि अकेले राहुल गांधी बहुत प्रयास कर रहे हैं, उनके साथ कांग्रेस के नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं को साथ देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये कमी जो है कांग्रेस में दिखती है। शान जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं आप सभी को जो है, अगर राहुल गांधी कुछ करते हुए नजर आते हैं तो उनके साथ जो है मिलते हुए कदम ताल करते हुए आगे बढ़ना होगा, लेकिन ये कमी दिखती है। अगर ट्विटर पर एक वीडियो शेयर हो रहा है राहुल गांधी का, तो बाकी कार्यकर्ताओं नेताओं का ऐसे वीडियो या फिर उनके समर्थन में ट्वीट्स तक सामने नहीं आते हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर भी पिछड़ती नजर आ रही है। आप गरीबों तक कैसे पहुंचेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में गरीबों तक अपनी बात कैसे पहुंचा पाएंगे कि हम जो है, अगर मौजूदा सरकार आपकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे पा रही है तो हम आपका मुद्दा उठाएंगे, या फिर हम आपकी समस्याओं को समझेंगे और कोई ना कोई उपाय या समाधान आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। शान, देखिए नेहा जी, जो आदरणीय ने बात कही है उससे मैं सहमत हूं। कुछ कमियां हम में हो सकती हैं, हो सकता है हमारी संचार व्यवस्था उस तरीके से काम ना कर रही हो जिस तरीके से उसे करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से भाजपा ने आज मीडिया और सोशल मीडिया को नियंत्रण में ले रखा है, जो भाजपा चाहती है वही दिखाया जाता है, जो भाजपा कहती है वही सुनाया जाता है, तो निश्चित रूप से कुछ कमियां कमजोरियां हम में भी होगी। मैंने पहले भी कहा कि हो सकता है हमारे कुछ नेता उतने सक्रिय ना हो जितने और नेता सक्रिय हैं, पर ये एकदम निश्चित रूप से ये तय है कि कांग्रेस पार्टी संपूर्णतः अपने नेतृत्व के साथ एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो खड़गे साहब हो, चाहे वो राहुल जी हो, चाहे सोनिया जी हो, चाहे प्रियंका जी हो, कांग्रेस पार्टी के हर नेता के साथ कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कदम से कदम मिलाकर खड़ा हुआ है। और 2024 की जो लड़ाई है, जो जनता की लड़ाई है, ये किसी दल की लड़ाई नहीं है। जिस तरीके से हमने एक इंडिया गठबंधन बनाया है, उसका नाम इंडिया क्यों दिया गया? क्योंकि जिस तरीके से भाजपा आज देश के संवैधानिक मूल्यों की हत्या कर रही है, जिस तरीके से लोकतंत्र का गला घोट रही है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, उस समय पर आज ये लड़ाई देश बनाम भाजपा बन चुकी है। देश का हर व्यक्ति, हर नागरिक ये चाहता है कि ये फांसीवादी शक्तियां सत्ता से बाहर जाएं। जो ये महंगाई बढ़ाने वाले लोग हैं, जो चंद उद्योगपति धंधा सेठों की चाटुकारिता करने वाले लोग हैं, सत्ता से बाहर जाएं और फिर से जनता की आवाज सुनने वाली और जनता के लिए काम करने वाली एक सरकार इस देश में आए, जो जनता के लिए काम करे, ना कि चंद उद्योगपति और धंधा सेठों की तिजोरी भरने का काम करे। जी, कुछ और आंकड़े हैं हमारे पास गरीबों से जुड़ा हुआ है और किसानों से जुड़ा हुआ, इसको भी समझूंगी मैं। अधीर सर, आपसे समझूंगी कि कांग्रेस सरकार वाकई में सेब के जो बागवान हैं उनके लिए कितनी मददगार बन रही है, या फिर उनकी समस्याओं को कितनी तवज्जो दी जा रही है। और कांग्रेस की सरकार का जो कामकाज है ये काफ़ी मायने में जो अहम हो जाता है, क्योंकि चुनावी वर्ष है, राज्य सरकारों के प्रदर्शन पर भी लोगों की नज़रें बनी हुई हैं कि वो किसानों या फिर गरीबों के हितों के लिए क्या काम कर रहे हैं, किस तरह की गारंटी दी जा रही है। स्ट्रेट टॉक, सीधा संवाद समझने की कोशिश कर रहे हैं भारत के किसानों की मजबूरी को और गरीबों की महंगाई की परेशानी को। अधीर रोहल हमारे साथ बने हुए वरिष्ठ पत्रकार। अधीर सर, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जब से कांग्रेस यहाँ पर सत्ता में आई है हिमाचल प्रदेश में, बागवानों की जो समस्या है, पिछली बीजेपी सरकार में भी काफ़ी समस्याएं थी। जो सेब की पेटियाँ, उस पर GST लगा दिया गया था 18% तक। हालांकि GST का तो ये आलम है कि अब छात्रावास पर भी 12% का GST लगा दिया है मौजूदा सरकार ने, और छात्र जो है वो भी इसका
इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन चलिए, आज छात्रों का मुद्दा नहीं है, आज किसानों का मुद्दा है। तो मैं समझना चाहती हूँ कि सेब के बागवानों की मौजूदा परिस्थितियां जो है वो क्या बनी हुई है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि सेब का सीजन शुरू हो गया है। और ये जो तस्वीर आई है, अभी भी मैं देख रही हूँ कि मंगलवार के दिन भी इस तस्वीर को बार बार साझा किया गया है, कहा गया कि कांग्रेस की सरकार जो हिमाचल प्रदेश में वो निकम्मी है, वो किसानों की फसल को मंडी तक पहुंचा पाने में नाकाम साबित हो रही है। अधीर सर। जी नेहा जी, आपने देखा है कि जो भाजपा का आईटी सेल है, जिस तरीके से वो काम करता है, तो जो अभी पिछला सवाल था कि कांग्रेस को भी उसी त्वरित और तेजी से काम करना होगा। कोई छोटी सी तस्वीर आती है, वो पूरे देश में वायरल कर देते हैं। आज दिन में मुझे मुंबई से फोन आया इसी मसले पर, वो डिबेट करना चाह रहे थे। तो पूरे देश में जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, भाजपा पूरी कोशिश करेगी कि इस तरह की अगर कहीं भी कोई घटना होती है तो उसके पूरे देश में उसको लेकर माहौल बंदी की जाए। लेकिन आप देखेंगे इस समय कि हिमाचल में जैसे ही ये तस्वीर सामने आई है, तो हिमाचल की सरकार ने, ठीक है, कुदरती जो एक आपदा है, छोटी जो कनेक्टिंग रोड है गांव कस्बों तक के, वो तबाह हुए हैं यहाँ पर इस बार। लेकिन आज ही हिमाचल सरकार ने 23 करोड़ रुपया ऊपरी शिमला जिले में, सिर्फ शिमला जिले में जहां से ये तस्वीरें आई थी, वहां सड़कों को तत्काल ठीक करने के लिए जारी किया है। हाँ, सेब बागवानों की जो दिक्कतें हैं, उन्हें जो सेब की अपनी फसल है उसको सही समय पर मार्केट में पहुंचाने के लिए, और उसकी जो मार्केटिंग और उसकी जो स्टोरेज है, वो अभी भी हिमाचल में बहुत बड़ी कमी है। तभी हिमाचल में अडानी जैसे लोग आकर सेब कम दामों पर खरीदते हैं, और फिर दिसंबर जनवरी के बाद वही सेब मार्केट में 250 से 300 रुपए किलो बेचा जाता है। हिमाचल के जो थोड़े समृद्ध बागवान हैं, वो अपने सेबों की पेटियां परवाणु से लेकर सोनीपत या दिल्ली तक जो कोल्ड स्टोरेज है दूसरे, वहां रखते हैं, और उसके लिए अलग से उन्हें पैसा चुकाना पड़ता है। जबकि हिमाचल में जब ये कोल्ड स्टोरेज की चेन बननी शुरू हुई थी, अडानी के पास गई थी, तो उस समय कहा गया था, मांग उठी थी कि हिमाचल के बागवानों के लिए हिमाचल सरकार यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज की अपनी चेन खोले, या अडानी को जो हमारे यहाँ सब्सिडाइज रेट पर जमीन से लेकर बिजली दी गई है, उसके एवज में 30 से 35% तक हिमाचल के लोगों को वहां अपने सेब रखने की छूट दी जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अब मजबूरी है हिमाचल के बागवानों की कि उन्हें सेब प्राइवेट जो दूसरे कोल्ड स्टोरेज है उन्हें रखना पड़ता है, या छोटे जो बागवान है उन्हें अडानी को बेचना पड़ता है। तो इन सारी परिस्थितियों में अगर समय रहते कोई ऐसी व्यवस्था, हालांकि हिमाचल सरकार ने जो अपनी गारंटीज थी, उसी गारंटीज के हवाले से 3 कोल्ड स्टोरेज बनाने का काम शुरू कर दिया है, संभवतः वो अगले सीजन तक वो कोल्ड स्टोरेज बनकर तैयार भी हो जाएंगे। लेकिन फिर भी हमें बहुत बड़े स्तर पर जो एप्पल बेल्ट है, और हिमाचल ही नहीं, देश के हर हिस्से में देखिए नेहा जी, जहां पर भी किसानों से जुड़ी समस्या है, उनको स्टोरेज के लिए अगर अच्छी व्यवस्था सरकारें करके देंगी, तो एक बहुत बड़ी चिंता इस देश के किसानों की भी दूर होगी। और ये जो स्टोरेज करके, चाहे आज हमारी दालों के रेट आप देख लीजिए कि अरहर की दाल कहां पहुंच गई है, तो किसान अपनी दालों का जो एक भंडारण है वो अपने स्तर पर कर सकेंगे सरकार की मदद से, और समय आने पर जब जरूरत होगी तो उसे जनता तक सस्ते दामों पर पहुंचाया जाएगा। तो अनाज या उपज का जो एक तैयार होने से लेकर एक कंज्यूमर तक पहुंचने की जो चेन है, उसमें ना पैदा करने वाले किसान बागवानों का नुकसान होगा, और ना ही जो खरीदार है, हम आप जैसे लोग, हम लोगों को महंगी चीजें खरीदनी पड़ेगी। और इसके लिए सरकार को किसानों की तरफ ध्यान रखना होगा। देखिए नेहा जी, कोविड जैसे बहुत मुश्किल दौर में, या 2008 की मंदी हो, इस देश के किसानों ने ही सब कुछ इस देश की इकोनॉमी को संभाला, जीडीपी को संभाला। बाकी हर सेक्टर हमारा डिजास्टर था, तबाही थी। चाहे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ले लीजिए, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ले लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन ले लीजिए। अगर इस देश के किसानों ने कृषि को ना संभाला होता उस 2 साल के बुरे दौर में भी, तो हिंदुस्तान को बहुत बुरे दिन देखने पड़ते। आज जो घमंड कर रहे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी ऐसी हुई है, तो इस देश के किसानों की वजह से, उन उद्योगपतियों की वजह से नहीं जिनके लिए आपने कॉर्पोरेट टैक्स में छूट दी, जिनके लिए जितने करोड़ों के लोन आपने माफ कर दिए, हजारों करोड़ के, और उसके बाद उनको दोबारा से राहत ये बख्शी
कि आप दोबारा आकर, अगर आप डिफॉल्टर भी हैं तो दोबारा आकर लोन ले सकें। लेकिन जो किसान है उसकी तरफ उसके जो लोन्स हैं वो आज तक माफ नहीं होते हैं। जी। ये जो सारी चीज है वो अगर करेंगी सरकारें तो एक बहुत बड़ा जो मुश्किल है देश के सामने वो दूर होगी। बिल्कुल, एक मुश्किल के हालात गरीबों के सामने, किसानों के सामने और अल्पसंख्यकों के सामने भी मैं कहना जोड़ना चाहूँगी, यहाँ पर ये बने हुए हैं। यहाँ पर शान, मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि राहुल गांधी ने बहुत पहले सदन के भीतर एक और स्टेटमेंट दी थी कि आज भारत में जो है वो दो भारत, दो किस्म का भारत है, एक गरीबों का भारत और एक अमीरों का भारत। और मैं देख रही हूँ कि उसके आगे और भी ऐसे कई रिपोर्ट आई हैं उसके बाद से, कई महीने, पिछले महीने भी कुछ ऐसी रिपोर्ट आई है जिसमें पता चलता है कि अमीरों के पास भारत की कुल संपत्ति का कितना फीसद है और गरीबों के पास जो भारत का जो है वो कितना फीसद है। गरीब जो है और गरीब होता जा रहा है और पीछे जो है ढकेला जा रहा है। अभी मैं सेमीकंडक्टर का यहाँ पर मुद्दा उठाना चाहूंगी कि 50% वित्तीय सहायता की बात प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन इन सब मुद्दों पर मैं देखती हूँ कि कांग्रेस की तरफ से एक स्टेटमेंट तक नहीं आती है। कहा नहीं जाता कि क्या यही जो है सहायता, वित्तीय सहायता अगर किसानों को दी जाए, जैसा कि अधीर सर ने भी कहा है कि कोविड जैसे बुरे वक्त में भी, सबसे बुरे वक्त में भी किसान ही थे जो कि भारत की इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को पटरी पर बनाए हुए थे और ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी हमारे किसानों की। लेकिन इसके बावजूद इस तरह की स्टेटमेंट कांग्रेस की तरफ से नहीं आ पा रही। कहीं ना कहीं आप एक माहौल बंदी, जैसा कि अधीर सर ने आज शब्द भी दिया, एक माहौल बंदी में कांग्रेस इन सब मुद्दों को कहीं ना कहीं जो है कम तवज्जो दे पा रही है। शान, आप क्या कहेंगे? देखिए नेहा जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, एक चीज शान भाई, एक चीज कहना चाहूंगा, ये जो माहौल बंदी शब्द है ये हमारे एक वरिष्ठ सहयोगी हैं विनोद अग्निहोत्री जी, उनका दिया गया है। जी, मैंने बहुत विनोद अच्छा अग्निहोत्री जी सब जानते हैं कि देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं। जी शान, कहिए। देखिए नेहा जी, आपने जो प्रश्न किया है, निश्चित रूप से मैंने पहले भी कहा कि कमियां खामियां कहीं हम में भी होंगी, उसको हम सुधार कर रहे हैं। हम चुस्त और मुस्तैद हैं। जो किसानों का मुद्दा हो या गरीबों का मुद्दा हो, आपने अभी कुछ देर पहले जिक्र किया आर्थिक असमानता का, तो ऑक्सफैम की रिपोर्ट देखी जो चौंकाने वाली थी। देश में अमीरी और गरीबी की जो खाई वो निरंतर बढ़ती जा रही है। सरकार केवल चंद उद्योगपति, बल्कि चंद नहीं ये कह सकते, उंगलियों पे गिनने जा सकते इतने उद्योगपतियों की सेवा में लगी हुई है। उनकी संपत्ति कैसे बढ़े, देश की तमाम सार्वजनिक संपत्तियां, जो सरकारी संपत्तियां, उनको कैसे बेच दी जाए, उनके हवाले कैसे कर दी जाए, उसी पर ये सरकार पूरे दिन पूरी रात काम करती है। मोदी जी के जो समर्थक हैं, जो अंधभक्त हैं, वो कहते हैं मोदी जी 18-18 घंटे काम करते हैं। तो मुझे तो ये लग रहा है कि मोदी जी देश के लिए नहीं बल्कि अदानी अंबानी के लिए 18-18 घंटे काम करते होंगे। तो देश की स्थिति आज गरीबी के दृष्टिकोण से देखा जाए, मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें ये खुलासा हुआ था कि कोरोना के बाद 84% भारतीयों की आय जो है वो कम हो गई। वहीं जो हमारे चंद उद्योगपतियों की आय में चमत्कारिक रूप से वृद्धि हुई। मतलब दुगना तुगना नहीं बल्कि 100-200 गुना उनकी संपत्तियां बढ़ गई, उनकी आय बढ़ गई। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की जो गलत नीतियां हैं, चाहे वो नोटबंदी रही हो, चाहे वो जीएसटी रही हो, चाहे वो कुप्रबंधन रहा हो कोरोना में, चाहे वो गरीबों को गरीब बनाना और अमीरों को अमीर बनाने की जो इनकी नीति रही हो, उससे ये देश और इस देश की जो जनता है वो पीड़ित है, दुखी है। आर्थिक परिस्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, आपने जो कहा कांग्रेस पार्टी को चुस्त मुस्तैद होना पड़ेगा। निश्चित रूप से हम भाजपा की तरह नहीं है कि अपनी कमजोरी और अपनी खामी लेकिन शान, गरीबों के मसले पर एक रोड मैप जो है आपको अब से ही जो है ये दिखाना पड़ेगा। आपके पास आरोप बहुत है, लेकिन इन आरोपों का समाधान कांग्रेस की तरफ से क्या निकल कर आ रहा है? अगर राहुल गांधी वहां पर मुलाकात कर रहे हैं, समस्याओं को समझ रहे हैं, तो वो समाधान भी सुझाएं कि आखिर वो क्या कर सकते हैं। इस तरह के सुझाव जो है अब आगे आने चाहिए। सही वक्त है कि आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। एक छोटे से ब्रेक का लेकिन इशारा हो रहा है शान, तो रोड मैप का मैं आपसे इस पर समझना चाहूंगी कि कांग्रेस का रोड मैप क्या है इन समस्याओं को लेकर। आप देख रहे हैं और हम आज ये समझ रहे हैं कि आखिर भारत में हिंसक घटनाओं के बीच, हिंसक घटनाओं की हेडलाइंस के बीच जो लाचार है, जो गरीब है, जो महंगाई से परेशान है, उनकी बात क्यों नहीं यहाँ पर उठाई जा रही है। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना किसानों और गरीबों का मसला जो है आज इस परिस्थिति को समझा जाए। रोड मैप की बात कर रही थी शान मैं आपसे कि कांग्रेस की तरफ से शायद ये सही वक्त है कि अब आपको रोड मैप सुझाना होगा, सुझाव पेश करने होंगे। अगर रघुराम राजन के साथ राहुल गांधी मिलते हैं, कुछ चर्चा होती है, उसके बाद आगे क्या रोड मैप है ये आपको सुझाना होगा। क्या कांग्रेस सुझा सकती है?
देखिए नेहा जी, हम खोखले वादे और दावे नहीं करते जैसे भाजपा और मोदी जी करते हैं। हमारी जो पूर्व की सरकारें रही है उन्होंने हमेशा गरीब और गरीबी को हटाने, गरीब को मध्यम वर्गीय बनाने के लिए और गरीबी को हटाने के लिए काम किया। जैसे कि हमारी यूपीए की सरकार थी, उसने मनरेगा को चलाया, खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लोगों को भोजन का अधिकार दिया। ऐसे कई क्रांतिकारी योजनाएं हमने बनाई, लोगों को अधिकार दिए, जिसके परिणाम स्वरूप हम 27 करोड़ भारतीयों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में सफल हुए। वहीं मोदी जी की सरकार ने 9 वर्ष में क्या किया, 23 करोड़ लोगों को फिर से गरीबी रेखा के नीचे धकेल दिया। तो कहीं ना कहीं नीयत की बात होती है। कांग्रेस पार्टी की जो नीयत है वो ये है कि देश में जो गरीब हैं वो गरीबी से उठकर मध्यम वर्ग में आए, मध्यम वर्ग से और ऊपर जाएं और उनका जीवन स्तर जो है वो ऊपर जाए। जबकि भाजपा जो चाहती है, वो भाजपा ये चाहती है कि देश में गरीबी बढ़ती रहे और जो उनकी राशन योजना उस पर लोग निर्भर रहें। तो कहीं ना कहीं नियत का अंतर है। भाजपा की जो नियत है वो गरीबों के लिए काम करने की नहीं रही है, और कांग्रेस पार्टी की जो नियत है वो हमेशा गरीबों का हाथ पकड़ना, गरीबों का साथ देना, गरीबों के लिए नई नई योजनाएं लाना, उनके अधिकार मजबूत करना, ये कांग्रेस का काम रहा है। और निश्चित रूप से जैसे हमारी पूर्व की सरकारों ने काम किया, आगे भी एक एजेंडे के साथ, एक विजन के साथ हम इस देश में गरीबी को घटाने का काम करेंगे, गरीबों का साथ देने का काम करेंगे, और देश के विकास पर, देश कैसे विकास की पटरी पर तेज रफ्तार से दौड़े, उसके लिए हम एक अच्छी योजना, अच्छी नीतियां बनाएंगे। जी, लेकिन शान, एक आरोप अब कांग्रेस पर यह भी लग रहे हैं कि कांग्रेस उतनी प्रमुखता से अदानी का मुद्दा जो है नहीं उठा रही है जितनी प्रमुखता से पहले उठाती रही थी। शान नहीं, कांग्रेस ने यदि इतनी प्रमुखता से अदानी का मुद्दा नहीं उठाया होता तो राहुल जी की सदस्यता नहीं गई होती। वो राहुल जी ने जो अदानी की और मोदी जी की पोल खोली सदन में कि मोदी जी का और अदानी जी का रिश्ता क्या कहलाता है, उसी कारण राहुल जी को अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी। तो ये कहना तो बेईमानी होगा कि कांग्रेस पार्टी अदानी के मुद्दे को नहीं उठा रही है। कांग्रेस पार्टी बिना कोई नफा नुकसान की चिंता किए, जो मोदी जी और अदानी जी के बीच में घालमेल है, जो वो दोनों लोग मिलकर देश की संपत्ति को लूट रहे हैं और लुटवा रहे हैं, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी बहुत मुखरता से अपनी आवाज को उठा रही है और आगे भविष्य में भी उठाती रहेगी। और हमारी सरकार केंद्र में आएगी तो इन तमाम मामलों की जांच भी होगी और ये जेल भी जाएंगे। ठीक है, देखेंगे कि अगर आपको जनता चुनती है तो क्या अदानी ऐसा दिन आएगा कि वो जेल जाएंगे। ये बहुत बड़ा प्रश्न है जो कि स्ट्रेट टॉक में हमने उठाया। लेकिन मैं समझना चाहती हूँ कि आज़ाद मंडी अगर राहुल गए तो उनको किस तरह की समस्याओं का पता चला, या फिर कोई इस पर चर्चा हुई कांग्रेस के भीतर? देखिए, राहुल जी ने अभी कुछ दिन पहले ट्रक चालकों से मुलाकात की थी। उसके पहले भी हरियाणा में किसान लोगों से मुलाकात की थी, बहनों के साथ उन्होंने भोजन भी किया था। उसके बाद उन किसान बहनों को, मजदूर बहनों को दिल्ली में अपने आवास पे बुलाकर उनके साथ भोजन किया, उनकी समस्याएं सुनी। तो राहुल जी का जो एक स्वभाव है वो लोगों से मिलना, लोगों की मन की बात सुनना, लोगों की समस्याओं को दूर करना और लोगों के किस विचारों को जानकर उससे अपने मार्ग को प्रशस्त करना, ये राहुल जी की सोच रही है। राहुल जी कभी भी मोदी जी की तरह या और नेताओं की तरह अपने विचार लोगों पर नहीं थोपते, बल्कि वो लोगों के विचार सुनते हैं और उस पर काम करते हैं। तो राहुल जी निरंतर इस काम को कर रहे हैं और वो गरीब से गरीब और श्रमिकों से, किसानों से, यानी जो सबसे कमजोर तबका है भारत का, उससे मिल रहे हैं और उनके विचारों को जान रहे हैं, उनके मन की पीड़ा को जान रहे हैं। और निश्चित रूप से राहुल जी जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य ही इस देश में सबसे उत्तम कार्य है। यदि मोदी जी ये कार्य कर लेते तो आज देश को ये दिन ना देखना पड़ता। जी, अगर मोदी जी कुछ बहुत बड़े बड़े कार्य करते तो शायद कांग्रेस को भी जो है यहाँ पे विपक्ष की भूमिका दोबारा से मजबूती से मिलती हुई नज़र नहीं आती। अधीर सर, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि अब समय जो है बहुत ही सीमित रह गया है, तो मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि एक जाने माने देश के कृषि विशेषज्ञ हैं और अर्थशास्त्री भी देवेंद्र शर्मा, उन्होंने कहा है कि उनका एक ये डेटा है कि देश में रोज़ाना 4000 लोग खेती छोड़ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी तादाद है और मौजूदा वक्त में अर्थव्यवस्था को लेकर जितना मेरी समझ है कि छोटे और मझोले जो कारोबार हैं वो अपनी सर्वाइवल भी जो है बड़ी मुश्किल से कर पा रहे हैं। एक और खबर आई थी जिसमें कि फुटवेयर इंडस्ट्री जो है वो बड़ी परेशानियों का सामना कर रही है। अब उनको एक और अनिवार्यता जो है उन पर लागू कर दी गई है, जिससे 100 रुपये में मिलने वाली चप्पल जो है उसकी जो कीमत है अब मार्केट में वो 250 रुपये हो जाएगी। तो छोटे और मझोले उद्योगों का बहुत बुरा हाल है। खेती से 4000 लोग जो है वो दूर हो रहे हैं और
फिर सीधा सीधा पता चलता है कि ये जो लोग खेती से दूर हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ बड़ी कंपनियों में जो मजदूरी का काम करेंगे या फिर छोटे छोटे जो और जॉब्स है वो करेंगे भारत में। ये अर्थव्यवस्था का किस तरह का मॉडल लग रहा है धीर सर, कहाँ हम आगे बढ़ रहे हैं? देखिए नेहा जी, साफ सी बात है कि जो हमारे किसानों से संबंधित कानून आए थे उसमें देश के किसान और खेती को नष्ट करने की पूरी तैयारी थी, और साथ ही साथ दूसरी तरफ उन चंद पूंजीपति मित्रों को हर तरह से जो भी हमारी उपज है उससे फायदा उठाने का एक मॉडल था। तो वो मॉडल तो किसानों की ताकत और एकता ने ध्वस्त किया जी, उसे वापस लेने पर मजबूर किया। लेकिन दूसरी तरफ ये जो सरकार है ये दूसरे रास्तों से, अलग अलग रास्तों से किसानों को फिर कमजोर करने की कोशिश कर रही है। अब आप देखिए कि जो छोटे किसान हैं उनके पास बहुत कम जमीन है। वो किसान वो हैं जो अपने साल भर का गुजारा करते हैं और बाकी जो अनाज बचता है उसे मंडियों तक पहुंचा के बाकी जो अपनी जरूरत की चीजें थी वो खरीदते हैं। लेकिन जैसा हम सभी को पता है कि फसलों के साथ, किसानी के साथ, खेती के साथ प्राकृतिक आपदाएं और कई समस्याएं रही हैं और हमेशा रहेंगी, लेकिन वो उसका मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं है। तो उन हालात में उन किसानों के पास अपनी खेती को छोड़कर शहरों की तरफ भागकर उस छोटे छोटे रोजगार जो दिहाड़ी यहाँ मैं जोड़ देना चाह रही, माफ कीजिएगा रोक रही है, जोड़ देती हूँ कि शहर नहीं स्मार्ट सिटी कहिए जी। अब आप बात पूरी करें। हाँ, स्मार्ट सिटी अब दिखी नहीं, वो भी 9 साल हो गए कि वो स्मार्ट सिटी कहाँ गई। नेहा जी, यहाँ तो गांव भी गोद लिए गए थे। हमें तो सवाल ये भी पूछना चाहिए कि वो गांव गोद में ही है, चलने फिरने भी लग गए हैं या थोड़े बड़े भी हुए हैं। तो वो सारी चीजें हैं। तो किसानों के साथ अब वो है कि उन्हें वहां से खदेड़ कर शहरों की तरफ इन्हीं पूंजीपतियों का मजदूर बना दिया जाए। तो ये सारा मॉडल, इस सत्ता का वो मॉडल है कि इस देश में जो भी छोटा कारोबारी है उसे खत्म किया जाए, जो किसान छोटा है उसे खत्म किया जाए और उसकी जमीनों पर कब्जा किया जाए। और देखिए हाल ही में आया जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है उसमें जो बदलाव हुए हैं वो हमारे देश के जो जंगलात हैं उन जंगलात को भी अब पूरी तरह से पूंजीपतियों के हवाले करने की कोशिशें हो रही हैं और वो उसी दिशा में बढ़ाया गया एक कदम है जिसे इस देश की जनता ने अभी नहीं समझा। वो जंगलात जो सरकारी जमीन है अभी भी, जिसे अभी आसपास रहने वाले किसान वहां से एक पेड़ नहीं काट सकते थे, अब उन्हीं जंगलों में तो सरकार किसी को भी वो जंगल वो अपना चाहे लीज पर देना चाहे या बेचना चाहे तो वो खरीद, अब आम आदमी तो जंगल खरीदेगा नहीं। उन जंगलात को खरीदने वाले बड़े बड़े बिल्डर्स या कॉर्पोरेट हाउसेस वही आएंगे और जिनके लिए जो जंगल जिस तरीके से सूट करेगा उस तरीके से वो चीजें होंगी। तो इस देश में पूरी तरह से किसानों से लेकर हर जो छोटा कारोबारी जो भी छोटी चीज है उसे खत्म करने की कोशिश है ताकि चंद पूंजीपति जिनके पास पूंजी चली गई है वो उस पूंजी से उन छोटी जगहों को, उन छोटी जो छोटे बिजनेसेस थे उनको खरीद सके और अपना बिजनेस का एक बड़ा मॉडल इस देश में स्थापित कर सके। लेकिन इससे होगा क्या कि इस देश का 80% नागरिक हैं इस देश के, उनका बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। जी मुझे लगता है शान कुछ कहना चाहते हैं। जी नहीं, आदरणीय ने जो बात कही अधीर दा ने, सहमत हूं कि सरकार की जो नीतियां रही हैं हमेशा किसानों को उद्योगपतियों का मजदूर बनाने की रही है। किस तरीके से किसानी को खत्म किया जाए, उनकी जमीनें छीनी जाए और उन्हें उद्योगपतियों का मजदूर बना दिया जाए, इस पर निरंतर भाजपा की सरकार काम कर रही है। जैसे भी आप देखते हैं कि जहां किसानों की मदद करने की आवश्यकता होती है, मोदी जी का वो भाषण मुझे याद है 2014 वाला, उन्होंने कहा था स्वामीनाथन आयोग की तमाम सिफारिशों को लागू कर दूंगा, लागत पर 50% समर्थन मूल्य दे दूंगा, 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। आज स्थिति यह है कि कृषि यंत्रों पर भारी भरकम जीएसटी लगाकर किसानों की कमर तोड़ दी गई है। डीजल की कीमतें बढ़ जाने के कारण किसान सिंचाई नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे तमाम बातें हैं
जो ये दर्शाती है कि मोदी सरकार किसान विरोधी है और वो किसानों की भूमि छीनकर किसानों को चंद उद्योगपति और समय समाप्त हो गया मजदूर बनाना चाहती जी। है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी शान आपका भी, और अधीर सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज की चर्चा में शामिल हुए और हमने सीधा संवाद के जरिए समझने की कोशिश की कि भारत में जो किसान है वो मजबूर क्यों बना हुआ है और महंगाई क्यों गरीबों को लगातार और ज़्यादा गरीब बना रही है। लेकिन सरकार से, केंद्र सरकार से जनता प्रमुखता से, मुखरता से सवाल नहीं कर रही है, या फिर अगर सवाल कर रही है तो उसको आवाज़ भी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि प्रमुख राष्ट्रीय मीडिया जो है इन सब खबरों को प्रमुखता से दिखाता तक नहीं है। पूरे के पूरे मीडिया में सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक हिंसा, किसने किसके घर जलाए, कौन हिंदू था, कौन मुसलमान था, कौन अल्पसंख्यक था, इसी बातों की प्रमुखता जो है मीडिया में दिखाई देती है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे दर्शकों का भी, और अब हमारे दर्शकों से एक अनुरोध भी कि आप कृपया info@justbroadcasting.com पर मेल भेजना ना भूलें, और neha@justbroadcasting.com पर भी मुझे आपके ईमेल्स का इंतज़ार रहता है। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।